गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आगे हम पढ़ रहे हैं विकारी पद के परिचयों में से अंतिम जो पद है परिचय का है क्रिया संबंधी पद परिचय। देखिए क्रिया संबंधी पद परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो क्रिया पदों का परिचय करते समय निम्न बातों का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। उनमें से सबसे पहली बात है क्रिया का प्रकार, उसका लिंग, वचन, काल और वाचिक व अन्य शब्दों के साथ संबंध। अब बात यह आ गई है हमें कि क्रिया कहते किसे है। तो क्रिया की परिभाषा है वाक्य की जिस पद में कार्य होने या करने का बोध होता है उसे हमें क्रिया कहते हैं। ध्यान से क्रिया पद का परिचय करने में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, काल और वाच्य वाले शब्दों के साथ संबंध है। तो सबसे पहले हमें क्रिया के बारे में जानना होगा। तो क्रिया की परिभाषा अच्छी तरह से हमें पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद वैसे तो क्रिया के अनेक प्रकार होते हैं, परंतु पद परिचय में क्रिया के मुख्यतः दो ही प्रकार का उल्लेख किया जाता है। वह क्रिया के दो प्रकार है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रम पर आधारित क्रिया का वर्णन करना पड़ता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अकर्मक की परिभाषा है जिसमें कर्म नहीं होता, अतः जिस वाक्य में कोई कर्म नहीं होता और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे पेड़ पर कोयल गूंज रही है। पेड़ जातिवाचक संज्ञा है, कोयल करता है, बोल रही है। यहाँ बोलना क्रिया है, ये करता है। तो कर्ता पर क्रिया का सीधा प्रभाव जहां कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा, प्रकृति द्वारा शब्द होने वाले समस्त कार्य अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आकाश में बिजली चमक रही है, आसमान से बादलों से वर्षा हो रही है, पक्षी आसमान में उड़ रहा है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहा है, वृक्ष पर पुष्प खिले हुए हैं। बहुत सारे उदाहरण है। नदी कलकल ध्वनि में बहती है। ये सारे के सारे उदाहरण है वह कौन से अकर्मक क्रिया के। अकर्मक क्रिया के बाद में सकर्मक क्रिया। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके उसके कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र को लिखता है, राम पत्र को लिखता है, लिखता क्रिया है, राम करता है, पत्र कर्म है। तो राम पत्र को लिखता है, यहाँ पर पत्र कर्म है, तो लिखने का सीधा प्रभाव पत्र पर ही पड़ता है। अब एक उदाहरण द्वारा हम पढ़ते हैं। जैसे पद के राम ने राम को बाण से मारा। अब हमें कौन से पद का परिचय करना है? क्रिया पद का परिचय करना है। तो यहाँ पर राम करता, राम कर्म, बाण क्रिया है। अब बाण से मारा क्रिया क्या है? मारना ही तो है। तो मारा का पद परिचय पढ़ेंगे क्योंकि क्रिया पद का परिचय पढ़ रहे हैं ना। मारा, मारा किसने? राम ने। उद्देश्य से मारा, प्रकृति द्वारा नहीं हो रहा, व्यक्ति द्वारा काम किया जा रहा। जहां काम किया जाता है तो वहां क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर के कर्म पर पड़ता है। यानी जिसमें कर्म होता है, तो देखो यहाँ पर रावण को मारा तो कर्म हो गया, तो मारा सकर्मक क्रिया। पुल्लिंग, एकवचन, भूतकाल, कृतवाची। कृतवाची ने ये मारा का सीधा प्रभाव किस पर है? राम पर। किसने मारा? राम ने। अब मारा का कर्ता कौन है? राम। मारा का कर्म क्या है? राम। तथा मारा का है करण, बाण। बाण क्या है? करण। करण बाण है। इस प्रकार से हमें क्या करना है? इसका पद परिचय करना है। सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग कौन है? राम। राम द्वारा मारना सकर्मक क्रिया। अब ये मारने वाला कौन है? राम। तो पुल्लिंग, एक वचन कौन है? राम। भूतकाल और कृतवाची, यानी मारने का सीधा प्रभाव किस पर है? कर्ता पर पड़ता है। मारा का कर्ता कौन है? राम। मारा का कर्म कौन है? रावण। और किसके द्वारा? करण निश्चय के द्वारा जैसे होता है, तो बाण कर्म कारक है। इस प्रकार हमारा क्रियापद संबंधी पद परिचय होता है। विकारी पदों के परिचयों में हमें मुख्यतः 4 प्रकार के संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रियापद, कारक, लिंग, वचन, काल, ये सारे के सारे हमारे इन पद परिचयों में आते जा रहे हैं।
हमारा दूसरा जो प्रकार है वह अविकारी पद या अव्यय पद है। पहले विकारी पद दो प्रकार के थे, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद के 8 प्रकारों में से हम 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। क्रिया 4 चौथे प्रकार का है। आज हम अविकारी पद पढ़ रहे हैं। अविकारी पद को अव्यय पद भी कहते हैं। अव्यय होता है जो वे नहीं होता, खर्च नहीं होता है। जब खर्च नहीं होता तो जैसे के जैसे रहता है, इसलिए इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य संरचना करते समय जो पद अपना रूप, लिंग, काल, वचन, गुण आदि में कोई परिवर्तन नहीं करता है उसे हम अव्यय पद या अविकारी पद कहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं, जैसे 10 रुपए है, वे नहीं हो रहे तो जीव के तो रहेंगे, खर्च नहीं हो गया तो जीव के तो रहेंगे, 100 है तो खर्च नहीं हो रहा तो जीव का तो रहेगा। इस प्रकार से जो पद वाक्य संरचना करते समय अपना रूप, गुण, लिंग, वचन, काल आदि में कोई परिवर्तन नहीं करता, जीव के तो बने रहते हैं, उसे हम अव्यय पद या अविकारी पद कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 11वीं क्लास में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? समुच्चय बोधक अव्यय पद, संबंध बोधक अव्यय पद, क्रिया विशेषण अव्यय पद और विसंगति बोधक अव्यय पद। अब पद परिचय पढ़ते हैं तो इनका समुच्चय बोधक अव्यय पद क्या पद परिचय क्या है? समुच्चय का अर्थ होता है समूह को जोड़ने वाला। जैसे हम वाक्य पढ़ते हैं तो और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, जो, तो ये सारे शब्द क्या है? समुच्चय को जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है? दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाला समूह समुच्चय बोधक अव्यय पद कहलाता है। इसका एक उदाहरण दिया गया, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं। तो यहाँ राम संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, खेल क्रिया है। अव्यय पद कौन सा है? और है। तो और शब्द का हम रेखांकित पद करते हैं। और शब्द के नीचे, और शब्द के नीचे रेखांकित शब्द करते हैं। तो रेखांकित पद का परिचय क्या है? देखिए, और शब्द का रेखांकित पद का परिचय है समुच्चय बोधक अव्यय पद राम और श्याम दो संज्ञाओं को जोड़ता है। ये इसका पद परिचय है। इसके बाद संबंध बोध अव्यय पद। संबंध बोध यानी संबंध बताना। संबंध बोध अव्यय पद है दो संज्ञा या वस्तु के बीच संबंध जोड़ने वाले पद संबंध बोध अव्यय पद कहलाते हैं। दो संज्ञा या वस्तु के बीच संबंध जोड़ने वाले अव्यय पद है संबंध बोध अव्यय पद कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया, भोजन के बाद, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। संज्ञा एक भोजन, विश्राम दूसरा संज्ञा हो गई है। तो के बाद क्या करना चाहिए? के बाद क्या है? यहाँ पर अव्यय पद है। अव्यय पद है कौन से? अविकारी अव्यय पद है। तो के बाद का पद परिचय क्या है? बोलो, के बाद। किसके बाद? भोजन के बाद क्या करना चाहिए? विश्राम। विश्राम कब करना चाहिए? भोजन के बाद। तो यहाँ के बाद क्या कर रहा है? भोजन और विश्राम के बीच में संबंध जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका पद परिचय क्या हो गया? बोलो, संबंध बोधक अव्यय पद भोजन का विश्राम के साथ संबंध जोड़ता है। केवल 2 पद इस प्रकार से लिखने हैं। इसके बाद अगला अपना जो क्रियापद अव्यय पद है उस अव्यय पदों में क्रिया विशेषण अव्यय पद। अब क्रिया विशेषण दो चीजें, तो क्रिया एक विशेषण, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषणता है। तो यहाँ पे विशेषण की क्या है? बोलो, किसकी विशेषता है? क्रिया की विशेषता। क्रिया विशेषण क्रिया करने की विशेषता बताने वाले अव्यय पद क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय पद कहलाते हैं। अब ये बहुत प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, परिणामवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मृतिबोधक, निसंदेहवाचक है। न जाने कौन कौन से 8 प्रकार के स्वीकार बोधक है, स्वीकार बोधक है। तो इसमें से हम एक यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। जैसे वह धीरे धीरे बातें कर रहा है, वह धीरे धीरे बातें कर रहा है। तो यहाँ पर वह तो क्या हो गया है? सर्वनाम। बातें कर रहा है क्रिया हो गई, परंतु कैसे कैसे कर रहा है बातें? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? ये बात करने की क्रिया की विशेषता है। तो यह धीरे धीरे का पद परिचय क्या होगा? बोलो, धीरे धीरे। बात का तरीका है कैसे कर रहा है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सहकर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया, क्रिया का कर्ता कौन है? वह। क्रिया का कर्ता कौन है? वह। धीरे धीरे बात करने का तरीका का संबंध बताता है या जोड़ता है। इसके बाद अपना जो चलता है वो चलता है विस्मृति बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय पद। अब विस्मृति कौन करता है? जहां विस्मय की स्थिति होती है, विस्मय
की स्थिति का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, जैसे लिखा है हर्ष, प्रसन्नता, दुख, चिंता, आश्चर्य आदि ये विस्मय शब्द है। एक उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे यहां पे, जैसे आहा कितना सुंदर नजारा है, आहा कितना सुंदर नजारा है। तो यहां पर विस्मय बोध क्या है बोलो, आहा। आहा का पद पीछे क्या हो गया बोलो, विस्मयादि बोधक अव्यय पद, विस्मयादि बोधक है अव्यय पद, अव्यय पद आहा विस्मयादि बोधक अव्यय पद किसका बोध करा रहा है, किसका, हर्ष का, प्रसन्नता का, दुख का, चिंता का, आश्चर्य का। तो यहां पर प्रसन्नता या हर्ष हो रही है, आहा कितना सुंदर नजारा है, तो है हर्ष या प्रसन्नता का बोध कराने वाला। एक बार दोबारा और देखो, सबसे पहले हम 4 नंबर का पद परिचय, क्रियापद का परिचय के निम्न बिंदु है, क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, काल और वाच्यवाद में शब्दों के साथ संबंध, क्रिया की परिभाषा दी गई है। क्रिया के 2 प्रकार है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक की परिभाषा भी है और सकर्मक की परिभाषा भी है। उदाहरण है, राम ने रावण को बाणों से मारा है। यहाँ पर रेखांकित पद क्या है, मार। मारा का परिचय क्या है बोलो, सकर्मक की क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, भूतकाल, कृतवाची। मारा का करता है राम, कर्म रावण तथा करण बाण है। इसके बाद अपना दूसरा प्रकार है अविकारी पद या अव्यय पद। इसकी परिभाषा अव्यय का होता है रचना होना, तो वाक्य सूचना करते समय जो पद अपना रूप, लिंग, वचन, काल आदि परिवर्तन नहीं करता है वह अव्यय पद कहलाता है। यह अव्यय पद कितने प्रकार के होते हैं बोलो, अव्यय पद के 4 प्रकार होते हैं, समुच्चय बोध, संबंध बोध, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। हम इसमें से सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, समुच्चय बोध। 2 संज्ञा सर्वनामों को जोड़ने वाला, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, यहाँ और शब्द जोड़ने का कार्य करता है, इसका पद है समुच्चय बोध। अव्यय पद राम और श्याम 2 संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है। फिर संबंध बोध। संबंध बोध अव्यय पद में क्या होता है, 2 संज्ञा वस्तुओं के बीच संबंध बताने वाला, जैसे भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, तो के बाद क्या है, भोजन का विश्राम के साथ संबंध जोड़ता है, तो के बाद का परिचय संबंध बोध अव्यय पद है, भोजन का विश्राम के साथ संबंध है। क्रिया विशेषण, क्रिया के करने की रीति को तरीका बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे बातें कर रहा है, तो धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सकर्मक क्रिया, क्रिया का कर्ता वह है और धीरे धीरे बात करने का तरीका है। चौथे प्रकार का हमारा जो कौन सा है, विस्मयादि बोध अव्यय पद है। विस्मयादि बोध अव्यय पद में विस्मय की स्थिति का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोध कहलाते हैं, जैसे हर्ष है, प्रसन्नता है, दुख है, चिंता, आश्चर्य आदि बात है। तो अब एक उदाहरण है, आहा कितना सुंदर नजारा है। यहाँ पर आहा विस्मयादि बोध चिन्ह लगा हुआ है, तो आहा का पद परिचय अपन करते हैं, तो विस्मयादि बोधक अव्यय पद है, हर्ष या प्रसन्नता का बोध कराने वाला शब्द। थैंक यू बच्चों, ये सारे इसके साथ पद परिचय पूरा होता है। पद परिचय से संबंधित सारे प्रश्न आप अपनी पाठ्यपुस्तक, सहायक पुस्तक या डेस्क पर किसी में से पढ़ सकते हो, उदाहरण पढ़ सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर जो भी आप समस्या हो तो इन पे आप बात कर सकते हो, 99 82 840 960। इन मोबाइल नंबरों पर मुझसे बात कर सकते हो और जो चीज समझ में नहीं आए उसके बारे में। व्हाट्सएप नंबर मेरे अलग है
मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस पर फोन पर बात करना, मैं व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा कौन से हैं, वो घर पे नंबर है, इसलिए जो भी समस्या हो तो मुझसे बात कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहना है, यही इस साल का सबसे बड़ा भविष्य का निर्माता है। क्लासेस खुलने की कोई संभावना नहीं है, ऑनलाइन क्लास से आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और अपना कीमती समय है उसका सदुपयोग करना, वेट में बर्बाद नहीं करना। थैंक यू, धन्यवाद।